नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि ज्ञान, भाव और कर्म ये तीनों किसी इंसान में एक साथ मिल जाए तो दुनिया की कोई सी भी ताकत उसे रोक नहीं सकती, यानी एक दिन वो सफल होकर दिखाता है। तो आज हम इसी ज्ञान, भाव और कर्म की बात करते हैं, यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी। बीएस ब्लूम ने सन 1954 में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और बताया कि शैक्षिक उद्देश्यों को ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक में डिवाइड कर सकते हैं। तो रीट में बेसिकली शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से 2-3 क्वेश्चन आते हैं और कोई सी भी सब्जेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि ये सारी सब्जेक्ट में कॉमन है। तो आज हम ये बात करेंगे, इसको समझेंगे और इसका मैप बनाएंगे, पूरी ब्लूम टैक्सोनॉमी को अपने दिमाग में छापेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम याद करने की, इसको याद करने की। तो याद करने के लिए पहले हमें ये पता है कि ज्ञानात्मक जो वर्गीकरण है बीएस ब्लूम ने दिया है, भावात्मक करथवाल ने दिया है, क्रियात्मक सिम्पसन ने दिया है। अब हमें ये तो याद रहता है कि ज्ञानात्मक बीएस ब्लूम ने दिया है, लेकिन चक्कर इसमें पड़ता है कि भावात्मक करथवाल ने दिया है या सिम्पसन ने, मतलब भावात्मक वाला सिम्पसन हो जाता है और क्रियात्मक वाला करथवाल हो जाता है। तो इनमें कन्फ्यूजन पैदा होता है। ये तो याद रहता है, लेकिन इनको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे हमें याद करना है बस क्रस, क्या याद रखना है? क्रस से मतलब क्रियात्मक और सिम्पसन, क्रियात्मक और सिम्पसन। तो क्रियात्मक सिम्पसन याद रह जाएगा तो भावात्मक करथवाल ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, क्योंकि करथवाल और सिम्पसन तो याद रह जाता है, लेकिन ये चक्कर पड़ता है उल्टा सीधा। तो क्रियात्मक सिम्पसन ने दिया है क्रस जानते हो ना, तो बस वही क्रस याद रखना है और क्रियात्मक सिम्पसन ने दिया, बस ये चीज़ यहाँ क्लियर। अब हम इनको बात करें, इन्होंने जो बीएस ब्लूम है, इन्होंने ये अलग अलग उद्देश्य में वर्गीकृत कर दिया है। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक को वापस 6 उद्देश्यों में बांटा है, यानी इनको 6 में डिवाइड कर दिया है। अब ज्ञानात्मक, सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्यों को पढ़ने के लिए हमें इन्हें 3-3 का डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? इनको तीनों का डिवाइड कर लेते हैं, 3 ऊपर वाले, 3 नीचे वाले। शुरू के 2 निम्न स्तर वाले हैं, निम्न स्तर के लिए हैं, और ऊपर के 2 मध्य स्तर के लिए हैं, और ये उच्च स्तर के लिए है, ठीक है? अब शुरू के 3 है, ये वो ज्ञान, वो तो ज्ञान उपयोग। ये तो एनसीईआरटी ने दिए, जो आपको भी याद होगा, बीएड वगैरह हम पढ़ते हैं ये। अब चेंज यहाँ आता है कि क्योंकि एनसीईआरटी जो कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति की बात करती है, लेकिन यहाँ पे विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है। तो विश्लेषण याद रखो, विश्लेषण के बाद संश्लेषण के बाद मूल्यांकन। बेसिकली विश्लेषण के बाद याद आता है संश्लेषण, तो विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन याद रखना है। अब सबसे पहले हम इन तीनों को याद करने के लिए हमें इनके उच्च स्तर याद रखने हैं। जैसे ज्ञानात्मक का उच्च स्तर है मूल्यांकन, और भावात्मक का उच्च स्तर है चरित्र निर्माण, और क्रियात्मक का है आदर्श निर्माण। अब इनमें हम उच्च उद्देश्यों को याद कर लेंगे तीनों के, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ज्ञानात्मक में क्या है, भावात्मक में क्या है और क्रियात्मक में क्या है। तो देखिए, ज्ञानात्मक में मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन में आदमी अपना मूल्यांकन कर सके, ठीक है? और भावात्मक में चरित्र निर्माण और क्रियात्मक में आदत निर्माण। अब इनको देखिए आप, तीनों जो उच्च उद्देश्य, उनको मूल्यांकन, चरित्र निर्माण और आदत निर्माण, यानी किसी आदमी में अच्छी आदतों का निर्माण हो जाए और चरित्र अच्छा हो जाए और साथ में वो अपना मूल्यांकन कर पाए, तो वो सक्सेस हो सकता है। यानी बालक में भी इन तीनों वर्गीकरण, जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों का विकास हो जाए, तो वो एक अच्छा इंसान और सक्सेस इंसान बन सकता है, ठीक है? तो हमें इनको याद करने के लिए सबसे पहले ये इनके उच्च उद्देश्य याद करने हैं। तो इनमें तो हमने याद कर लिया कि तीनों, ये जो तीनों हैं, ज्ञान उपयोग, बोध और उपयोग, ज्ञान उपयोग, ये तो तीनों अपने एनसीईआरटी ने दिए हैं, और ऊपर के तीनों याद कर लिए, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब ये तो हमें याद रहता है, लेकिन समस्या यहाँ आती है, ठीक है? समस्या यहाँ आती है भावात्मक और क्रियात्मक में। तो आज हम एक इमेजिन करके भावात्मक और क्रियात्मक को समझेंगे, ताकि हमारे दिमाग में ये सेट हो जाए और हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है? तो सबसे पहले भावात्मक में हमें ये याद रखना है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण, वैसे चरित्र दिखता नहीं है, महसूस होता है, ठीक है? तो भाव है, ये चरित्र भाव है, ठीक है? चरित्र भाव है, ये याद कर लिया। तो भावात्मक में चरित्र निर्माण पहला, ये याद रखना है। अब इसके बाद हम नीचे से सारे उद्देश्य याद करते चलेंगे। बेसिकली ये सारे उद्देश्य नीचे से ऊपर है, मतलब सरल से जटिल है। ये नीचे वाले सरल है, ऊपर जटिल होते जा रहे हैं, ठीक है? मतलब ये जैसे ज्ञान था और बोध है, तो ज्ञान होगा तभी बोध होगा, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले की जरूरत है, ठीक है? तो ज्ञान होगा तो बोध होगा, बोध होगा तो ज्ञान उपयोग होगा, ठीक है? तो इसी तरह इसमें मतलब नीचे से ऊपर चलना है। तो हम इस एक स्टोरी के माध्यम से इसको याद करना है। तो हम इमेजिन करते हैं एक बच्चा है, उसका हमें चरित्र निर्माण करना है, क्योंकि भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए चरित्र निर्माण जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जैसे उसमें चरित्र का निर्माण करना है तो हमें इसे बताएंगे कि इसको आइडल मान, और अपना जो भी बड़े उच्च स्तर की क्लास आती है उसका एग्जाम्पल दे दो, चाहे माता पिता का दे दो, चाहे अपने स्वामी विवेकानंद का दे दो, जो भी सक्सेस जो आदमी है उसका एग्जाम्पल दे दो, और उसके अंदर दिमाग में ये ग्रहण करवा दो, अनुग्रहण करवा दो, यानी घुसा दो कि ऐसा ऐसा इंसान है और आप इस रास्ते पे चलोगे तो ये बन सकते हो, तो अनुग्रहण करवा दो। ठीक है, तो पहला क्या उद्देश्य है, अनुग्रहण। अब दूसरे में क्या है, अनुग्रहण, उसके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएगी तो उसके दिमाग में एक अनुक्रिया चलेगी और उसके अंदर इच्छा जागृत होगी कि मैं भी ऐसा बनूं। क्या होगी, इच्छा जागृत हो जाएगी कि मैं भी एक इंसान बनूं। यानी आपने अनुग्रहण करा दिया तो दिमाग में एक अनुक्रिया चलेगी और अनुक्रिया से एक इच्छा जागृत हो जाएगी। ठीक है, अब इच्छा जागृत हो जाएगी तो उसके दिमाग में ये आएगा कि यार ये बनने का मूल्य क्या है, मतलब मैं ये ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा क्या, तो वो ये चिंतन करेगा, अनुमूल्यन यानी चिंतन। वो चिंतन करने लग जाएगा कि ये ऐसा होगा तो मैं, मतलब वो देखने लग जाएगा सपना कि यदि मैं ऐसा बनूंगा तो मुझे ऐसे सक्सेस मिल सकती है, ऐसा चरित्र निर्माण हो सकता है। तो अनुमूल्यन मतलब इसके जो आदर्श आदमी है उसके मूल्य क्या है उनको जानने लगेगा। ठीक है, इसके बाद वो सारे मूल्यों को जान जाएगा, उसके बाद एक दिमाग में एक संप्रत विकसित हो जाएगा कि मैं भी ऐसा आदमी बन सकता हूँ और मतलब आगे मुझे ये करना है। तो इस तरह एक प्रतिकरण हो जाएगा, यानी संप्रत, प्रतिकरण का मतलब क्या है, संप्रत्य निर्माण, संप्रत्य निर्माण। ठीक है, संप्रत्य निर्माण हो जाएगा और अब दिमाग में संप्रत्य निर्माण हो जाएगा, मतलब संप्रत्य होते ही अपने चिंतन और बढ़ जाएगा और चिंतन होने लगेगा कि मैं भी ऐसा बनूं, तो वो अपने आप व्यवस्था करने लग जाएगा, एक अच्छे चरित्र की व्यवस्था करने लग जाएगा और उन पग चिन्हों पर चलने लग जाएगा जो उसका आइडियल जो अनुग्रहण हमने करवाया था उसी के पद चिन्हों पे चलने लग जाएगा और एक व्यवस्था करने लग जाएगा अपने चरित्र निर्माण की। तो इस तरह चरित्र निर्माण हो जाएगा। तो हमें ये स्टोरी को याद करें तो हम सारे जो 6 उद्देश्य हैं इनमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अनुग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रतिकरण, व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। सबसे पहले अनुग्रहण करवा दो, उसके बाद अनुक्रिया होगी, अनुक्रिया करने के बाद वो अनुमूल्यन करेगा तो उसके बाद संप्रत विकसित होगा, संप्रत निर्माण हो जाएगा, उसके बाद वो अपने चरित्र की व्यवस्था करेगा, अच्छे चरित्र बनाने की व्यवस्था करेगा और चरित्र निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो भावात्मक उद्देश्यों को इस तरह याद कर सकते हैं और हमारे दिमाग में एक इमेज स्थापित हो जाएगी कि अनुग्रह, ये स्टोरी से याद हो जाएगा कि अनुग्रहण के बाद अनुक्रिया, अनुक्रिया के बाद अनुमूल्यन है, अनुमूल्यन के बाद संप्रत्य निर्माण है, संप्रत्य निर्माण के बाद व्यवस्थापन है और व्यवस्थापन के बाद चरित्र निर्माण है। ठीक है, चरित्र निर्माण भावात्मक पक्ष में होता है, बस ये याद रखना है। भावात्मक उद्देश्य को जानने के बाद हम बात करेंगे क्रियात्मक उद्देश्य की, जो सिम्पसन ने दिया और याद कैसे करना है, क्रस याद रखना है और ये दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, एक ट्रिक से दोनों याद हो रहे हैं। अब जैसे हमने भावात्मक उद्देश्य याद किया था उसी तरह हम क्रियात्मक उद्देश्य को याद करेंगे। तो भावात्मक उद्देश्य में सबसे पहले हमने चरित्र निर्माण याद किया था, तो क्रियात्मक उद्देश्य में आदत निर्माण होता है, यानी आदत हमें किसी की दिखेगी ना तो वो जो कर्म करेगा वैसी तो आदत होगी, तो क्रियात्मक में आदत निर्माण आती है। तो भाव में चरित्र आता था क्योंकि चरित्र दिखता नहीं है, महसूस होता है, तो ये भाव है, और आदत में क्रियात्मक में आएगा आदत। अब ये आदत निर्माण याद हो गया, इसके बाद हम क्योंकि ये नीचे से ऊपर चल रहे हैं, जैसे उद्दीपक होगा तभी कार्य होगा, मतलब इस तरह ये एक दूसरे पर डिपेंड है, ऊपर वाला नीचे पर डिपेंड है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हम इमेज बनाते हैं कि जैसे हम अपने आप को एक बच्चा मान के इमेजिन करते हैं कि हमें जैसे आदत निर्माण, कोई भी आदत मतलब पढ़ने की आदत विकसित करनी है, तो सबसे पहले हम जैसे मुझे पढ़ने की आदत विकसित करनी है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, क्यों पढ़ूँ, मतलब पढ़ने की आदत क्यों विकसित करूँ। तो फिर दिमाग में आएगा कि एक नौकरी लगनी है, यानी उद्दीपक मिल गया। एक क्या है, उद्दीपक, मतलब हमें पढ़ने की आदत विकसित करनी है तो उसके लिए एक उद्दीपक चाहिए नहीं, तो उद्दीपक क्या, अपना नौकरी लगना, यानी उद्दीपन है ये उद्दीपक। तो उद्दीपक मिल गया, नौकरी लगनी है। अब नौकरी लगने का उद्दीपक है तो इसके लिए हम कार्य करेंगे, यानी पढ़ने बैठेंगे। ठीक है, पढ़ने बैठेंगे तो कार्य करेंगे। ठीक है, उद्दीपक मिलते ही हम कार्य करना स्टार्ट कर देंगे, यानी हमें पढ़ने की आदत डालनी है तो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम जैसे ही कार्य करना स्टार्ट करेंगे यानी पढ़ने बैठेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और अब जैसे हम पहले 4 घंटे सोते थे तो हमें धीरे धीरे वो पढ़ने की आदत लगानी है, तो सोने की आदत को कम करना पड़ेगा, 4 घंटे की जगह 1 घंटे करनी चाहिए। तो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी नियंत्रण। उसके बाद क्या होगा, नियंत्रण। तो हमें
पढ़ने की आदत लगाने की क्या है, कार्य का मतलब पढ़ेंगे, पढ़ने बैठेंगे, उसके बाद अपने आप के कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल अपन जैसे सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हैं तो सोशल मीडिया को कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो अपने आप को नियंत्रण कर लेंगे। अब नियंत्रण अपने आप पे खुद पे नियंत्रण हो गया, ठीक है, उद्दीपक मिल गया, आप पढ़ने बैठ गए, कार्य करना हो गया, उसके बाद खुद पे नियंत्रण कर लिया। अब खुद पे नियंत्रण होने के बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि या तो रूम में गर्मी लगती है या अपन की चेयर सही नहीं है तो अपन सोचते हैं यार लाइब्रेरी लगा लेते हैं, यानी जो समायोजन करने की सोचते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो उसको एडजस्ट करते हैं। उसके बाद क्या आएगा, समायोजन, यानी नियंत्रण हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, समायोजन। तो समायोजन करेंगे, कैसे भी समायोजन करेंगे, लाइब्रेरी लगाएंगे, रूम चेंज करेंगे, तो अपने आप समायोजन करेंगे, वातावरण के अनुसार समायोजन स्थापित करेंगे। अब समायोजन स्थापित हो जाएगा तो हमारी पढ़ने की सिटिंग जो है पावर है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो वो सिटिंग पावर में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, धीरे धीरे पढ़ने का रूटीन बन जाएगा और वो पढ़ाई अपने स्वभाव में आ जाएगी, ठीक है। स्वभावीकरण मतलब जो पढ़ने की आदत में हमें जोर नहीं आएगा और स्वभाव में आ जाएगी और एक अच्छी आदत मतलब पढ़ने की आदत का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। स्वभाव में आते ही आदत का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह एक स्टोरी बनाएं कि मैंने क्या बनाई, आदत निर्माण करनी है, कोई सी मान लो पढ़ने की आदत का निर्माण करना है और पढ़ने की आदत का निर्माण करने के लिए क्या किया मैंने, एक उद्दीपक होना जरूरी है, ठीक है। वो क्या था, नौकरी लगना अपना। तो उद्दीपक हुआ, उद्दीपक मिल गया, उद्दीपक के बाद हम कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। कार्य करने के बाद खुद पे सेल्फ कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण, नियंत्रण के बाद एडजस्टमेंट करेंगे, समायोजन, समायोजन के बाद वो जो पढ़ाई है अपने स्वभाव में आ जाएगी और हमें कुछ ज़्यादा उसमें मतलब एक आदत का निर्माण हो जाएगा। और इस तरह ये क्रियात्मक पक्ष में ये 6 उद्देश्य हैं, तो इनको इस तरह याद कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये तो अपन को जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है ये तो ज़्यादातर याद रहता है क्योंकि ज्ञान बोध और ज्ञान उपयोग ये तो एनसीईआरटी ने दिए और थोड़ा सा चेंज इन्होंने जो ब्लूम ने ये चेंज किया है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये तो ऐसे याद रह जाएगी। और भावात्मक क्रियात्मक हम ऐसे स्टोरी बना के या इमेजिन करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हम पढ़ तो लेते हैं इसको लेकिन हमारे दिमाग में याद नहीं रह पाता, तो मैंने जो तरीका बताया उससे शायद आप याद कर पाए। और मैं तो कहता हूँ आप इसको पढ़ने के बाद एक बार ऐसे रिवीजन करें कि मैंने कैसे बताया था। जैसे भावात्मक है, भावात्मक में क्या था, सबसे पहले चरित्र निर्माण करना था यार। फिर चरित्र निर्माण कैसे होगा, चरित्र निर्माण एक बच्चे के लिए करना था तो बच्चे को पहले अनुग्रहण करवाएंगे, अनुग्रहण करवाने के बाद उसमें अपने आप एक अनुक्रिया होगी, इच्छा जागृत होगी, ठीक है। इच्छा जागृत होने की हो जाएगी, उसके बाद वो अपने आप को देखेगा, मूल्य क्या है इसके, मतलब जो आइडियल माना है उसके मूल्य क्या है, उससे क्या फ़ायदा है, ठीक है, ये देखेगा। उसके बाद उसमें दिमाग में एक संप्रति स्थापित हो जाएगा। संप्रति स्थापित होते ही उसकी जो चरित्र निर्माण में वो उसके इंटरेस्ट आने लगेगा और एक व्यवस्था करने लग जाएगा उसकी और चरित्र निर्माण हो जाएगा। इस तरह आप इसको इमेजिन करें और तो पेपर पे लिखें तो सारे उद्देश्यों को एक साथ लिख सकते हैं आप बिना रटे, ठीक है। इसी प्रकार क्रियात्मक में जो मैंने आदत निर्माण बताया था उसमें पढ़ने की आदत को विकास कर सकते हैं। तो इस तरह हम इस ब्लूम टैक्सोनॉमी को देखें तो हमारे दिमाग से एक मैप तैयार हो जाएगा और कभी हमारे दिमाग में ऐसी भूलने वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ये ट्रिक या कंसेप्ट जो भी है आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।